दोस्तों कुछ सालों पहले राजेश खन्ना साहब का एक काफी फेमस गीत आया था जिसके बोल कुछ इस तरह से थे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी दोस्तों, जीवन में जो कुछ भी होने वाला है ये हमारे और आपके हाथ में नहीं है। आज सुख है कल दुख होगा, आज दुख है तो कल सुख होगा। सब कुछ करने वाला ऊपर बैठा परमात्मा है, उसी के हाथों में हमारे जीवन की बागडोर है। वो जैसे चाहेगा वैसे चलाएगा। हम सब तो सिर्फ उसकी कठपुतली हैं। वो जिस तरह से हमें नचाना चाहता है हमें उस तरह से नाचना पड़ता है। सब कुछ करने वाला, सब कुछ हमारे जीवन का हर चीज देखने वाला ऊपर बैठा हुआ परमात्मा ही है। इसलिए हम सब झूठ मूठ का बस हमारा तुम्हारा ये वो सिर्फ करते ही रह जाते हैं, लेकिन अंततः हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक मात्र 13-14 साल की काफी खूबसूरत लड़की जिसका नाम पिंकी था। पिंकी के घर में उसके माता पिता और उसका एक बड़ा भाई था। उसके पिताजी एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे और पिंकी पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। उसके पिता जब पिंकी को इस तरह से पढ़ाई लिखाई करते हुए देखते थे तो काफी खुश होते थे। अपनी बेटी से कहते थे, बेटी जिस तरह से तुम मन लगा करके पढ़ाई करती हो ऐसे ही हमेशा पढ़ती लिखती रहोगी तो तुम आगे चल के एक बहुत बड़ा अधिकारी बनोगी। और पिंकी भी अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मेरा सपना है कि मुझे पढ़ लिख करके और एक बहुत बड़ा अधिकारी बनना है। ये सब बातें जब उसके माता पिता सुनते थे तो काफी खुश होते रहते थे। जैसे हर माँ बाप अगर अपने बच्चों से ये बातें सुनता है तो सबके कलेजे में ठंडक मिलती है। हर व्यक्ति काफी खुश हो जाता है क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख करके और काफी ऊंचे जगह पर पहुंचे। और यही चीजें वो अध्यापक माता पिता भी सोच रहे थे। लेकिन दोस्तों जीवन में कब कौन सी घटना घटने वाली है ये ना हमें पता है ना आपको पता है। ये किसी भी इंसान के ना हाथ में है और ना ही किसी को उसकी जानकारी होती है। जो भी घटना आपके आने वाले जीवन में घटने वाली है वो सारी चीजें सिर्फ ऊपर वाले को, विधाता को ही पता है कि अगले ही पल आपके साथ क्या होने वाला है। और ऐसा ही कुछ पिंकी के साथ होता है। जो पिंकी पढ़ लिख करके एक अधिकारी बनना चाहती है, मात्र कुछ ही सालों के बाद उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। और जैसे ही उसके घर में उसके पिता का देहांत होता है उसके घर में तूफान आ जाता है। सारे जीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं और पिंकी एक अधिकारी न बन करके पिंकी एक धंधे वाली बन जाती है। दोस्तों एक ऐसे जगह पर एक कोठे पर पहुंच जाती है जहां पर कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, वहां पर सिर्फ देह व्यापार होता है। दोस्तों कहानी काफी मार्मिक है, काफी रुला देने वाली कहानी है, दिल को द्रवित कर देने वाली कहानी है। इसलिए इस कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में लास्ट तक इस वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा, इस कहानी को समझने की कोशिश करिएगा। हर जगह हर कड़ी में आपको आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है प्रयागराज, और प्रयागराज के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम था किशोर शर्मा। किशोर शर्मा वहीं के एक प्राइमरी स्कूल के सरकारी अध्यापक थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम पिंकी था। पिंकी अभी अभी 8वीं क्लास पास करके और 9वीं क्लास में जाने वाली थी। दोस्तों एक दिन अचानक से किशोर शर्मा अपने स्कूल से पढ़ा करके शाम को वापस घर आ रहे थे, तभी उनके सीने में दर्द उठता है और दर्द इतना तेज हो जाता है कि वहां पर वो बैठ जाते हैं और कुछ लोग दौड़ करके उनके नजदीक आते हैं। तभी पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक आया हुआ है। उनको वहां पर किसी भी तरह से उठा करके और नजदीक के हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। लेकिन थोड़े ही देर के बाद डॉक्टर जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि अब किशोर शर्मा इस दुनिया में नहीं है। उनके घर पर जब ये समाचार दिया जाता है तो उनकी पत्नी की हालत खराब हो जाती है। बेटी जो पिंकी थी और उसका भाई सब रोते धोते हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और वहां का मंजर देख करके सभी लोग काफी दुखी हो जाते हैं। जब पास पड़ोस के लोगों को ये पता चलता है कि किशोर शर्मा का हार्ट अटैक आ गया है और उनकी मौत हो गई है तो पास पड़ोस के लोग भी काफी दुखी होते हैं, क्योंकि किशोर शर्मा काफी नेक विचारों के इंसान थे। पास पड़ोस के लोग और काफी उनकी इज्जत करते थे। जब लोगों को ये पता चलता है तो हर व्यक्ति दुखी हो जाता है, सभी की आंखें नम हो जाती है और उस घर के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब उनकी माँ जो पिंकी की माँ होती है
वो काफी दुखी होती है और सोचती है कि अब आगे हमारे बच्चों की जिंदगी क्या होगी, क्योंकि कमाने वाला एक ही व्यक्ति थे। अब उनके घर में कोई कमाने वाले नहीं थे। बेटा था, वो भी अभी 15-16 साल का ही हुआ था, वो भी पढ़ाई ही कर रहा था। बेटी अभी 12-13-14 साल की ही थी, वो भी पढ़ाई कर रही थी। माँ काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि माँ भी थोड़ा बीमारी से ग्रसित थी, उसकी भी बीमारी की दवाइयां चल रही थी और सारी चीजें किशोर शर्मा के कंधे पर ही था। लेकिन अचानक से जब वो इस दुनिया को छोड़ करके चल जाते हैं, तो उस घर के ऊपर, उस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। माँ अब सोचती है कि अब कैसे बच्चों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। कुछ दिनों के बाद माँ इधर उधर थोड़ा बहुत काम करके, लोगों के घरों में काम करके और अपने बेटे और बेटी को पढ़ाने लगती है। लेकिन उसकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, वो अब कमजोर होने लग जाती है। तो जो उसका बेटा था, जिसका नाम था आशीष, आशीष अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम अब काम मत करो, अब मैं कहीं ना कहीं काम ढूंढता हूँ। अब मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारी जो बीमारी है ये बढ़ती ही जा रही है और इस तरह से तुम काम नहीं कर पाओगी। आशीष अपनी माँ को रोक देता है और कहता है आप घर पे आराम करिए, मैं कोई ना कोई काम ढूंढता हूँ। और आशीष घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर जाकर के इधर उधर काम ढूंढता है, कहीं मजदूरी करता है, कहीं दुकानों पर काम करता है और किसी भी तरह से थोड़ा बहुत पैसा उसको मिलने लगता है। उससे अपनी माँ का दवाई का खर्चा चलाने लगता है, अपने घर का खर्चा चलाने लगता है, अपनी बहन को पढ़ाना शुरू कर देता है और उसकी बहन 9th क्लास में एडमिशन लेकर के और पढ़ाई लिखाई शुरू कर देती है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद उसकी माँ की बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसमें इतना ज्यादा पैसा लगने लग जाता है कि अब आशीष उतना पैसे का बंदोबस्त ही नहीं कर पाता है। तभी उस दिन उसके घर पे उसकी एक मौसी आती है, जो कि काफी नजदीकी थी उसकी। वो मौसी कहती है कि आशीष, तुम अपनी माँ का किसी भी तरह से ख्याल रखो, मैं तुम्हारी बहन को अपने साथ ले जाती हूँ। क्योंकि जो मौसी थी वो विधवा थी, उनके घर में कोई बच्चा नहीं था, अकेले ही मौसी रहती थी। तो मौसी आशीष से कहती है कि आशीष, मैं पिंकी को अपने साथ ले जा रही हूँ, अपने पास ही रखूंगी, उसका वहीं पर एडमिशन करा करके इसको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, तुम अपनी माँ का किसी तरह से ध्यान रखो। आशीष भी सोचता है कि ठीक है, और मौसी के साथ पिंकी को भेज देता है और उसकी मौसी पिंकी को लेकर के अपने गांव चली आती है। इधर आशीष अपनी माँ का ख्याल रखना शुरू कर देता है, उसका दवा वगैरह करवाना शुरू करता है। लेकिन अचानक से 2-3 दिनों के बाद ही उसकी माँ की भी मौत हो जाती है। जब उसकी माँ की मौत हो जाती है तो आशीष काफी टूट जाता है और टूटने के बाद वो अपनी पिंकी के पास पहुंचता है और पिंकी से सारी चीजें बताता है। पिंकी भी काफी देर तक रोती रहती है और कहती है भैया अब क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारी तो जिंदगी पूरी बिखर चुकी है, अब हम लोग तो तहस नहस हो चुके हैं। तभी आशीष कहता है बहन, तुम यहीं पर मौसी के पास रहो और यहीं पर तुम अपनी पढ़ाई लिखाई करो, मैं शहर चला जाता हूँ और शहर से कमा करके और कुछ दिनों में काफी सारा पैसा लेकर के आऊंगा, तो फिर तुम्हें अपने पास ले आऊंगा। और ये कह करके आशीष शहर चला जाता है कमाने के लिए। जो पिंकी होती है वो मौसी के पास ही रह करके और 9th क्लास में एडमिशन करके और पढ़ाई लिखाई शुरू कर देती है। लेकिन उसकी मौसी यूं कहें तो लालची प्रवृत्ति की आदमी थी। उसका जो मनसा था, उसका मन में जो चीज बातें थी, वो कुछ अलग ही थी। उसकी मौसी को भी घर में भी कोई कमाने वाला नहीं था, मौसी ही कमा कर लाती थी और अपने घर का खर्चा चलाती थी। उसके घर में दूसरा कोई इंसान था ही नहीं, सिर्फ अकेले पेट थी। अब उसके साथ अब पिंकी भी हो जाती है, तो 2 लोगों का उसे कमा करके लाना पड़ता है। वो मौसी हर दिन शाम जैसे ही होता था, वो बन ठन करके तैयार होकर के और कहीं चली जाती थी और 3-4 घंटे 5 घंटे के बाद जब वापस आती थी तो उसके हाथों में काफी पैसा होता था। जब पिंकी कई बार ये देखती है तो अपनी मौसी से एक दिन पूछती है कि मौसी, आप शाम को तैयार होकर के कहाँ चली जाती हो, क्या कोई जॉब करती हो, कोई नौकरी करती हो क्या? आप जब जाती हो तो आपके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि जब आती हो तो आपके पास काफी पैसे होते हैं। तब उसकी मौसी कहती है हाँ पिंकी, मैं शाम का कोई नौकरी करती हूँ, कोई जॉब करती हूँ और उससे मैं पैसे लेकर के आती हूँ। पिंकी अभी छोटी उम्र की थी, उसको इतना इन सब चीजों के का जानकारी नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत उसको भी डाउट होता था, शक होता था अपनी मौसी के ऊपर। जो उसकी मौसी थी वो एक धंधे करने वाली औरत थी। वो शाम को जाती थी और धंधा करती थी और पैसे लेकर के और आती थी, इसी तरह से उसकी जिंदगी कटती रहती है। अब जब पिंकी मौसी के पास आ जाती है तो पिंकी को देख करके मौसी लालच में पड़ जाती है, क्योंकि पिंकी इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि जिसको देखने के बाद कोई भी पिंकी को पाने की चाहत रखता था। पिंकी 13 साल में ही, 13-14 साल में ही जवान जैसे दिखने लगी थी। अब उसकी मौसी जो थी
पिंकी को और खाना पीना खिलाने पर और विटामिन की चीजें, ड्राई फ्रूट, दूध वगैरह का बंदोबस्त करती है और पिंकी को और ज्यादा खिलाने लग जाती है कि खा पी करके ये जल्दी से जल्दी और जवान हो जाए। क्योंकि उसकी जो मौसी की दिल में इच्छा ये थी कि पिंकी जैसे ही जवान होगी, इसको कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर बेच दूंगी और उससे मोटा पैसा आ जाएगा। कई जगह उसने बात भी करके रखा था और लोगों से अक्सर इस बारे में बातें करती रहती थी। कभी कभी पिंकी उसकी बातें भी सुनती थी। पिंकी को डाउट भी होता था, लेकिन पिंकी सोचती थी कि मेरी मौसी है, मौसी मेरे साथ ऐसा काम तो करेगी नहीं। लेकिन उसके मौसी के दिलो दिमाग में तो यही बातें चलती रहती थी। वो हमेशा पिंकी को ले आकर के विटामिन वाली चीजें खिलाती थी और पिंकी से कहती थी, पिंकी खूब खा पी करके और खूब तगड़ी हो जाओ। पिंकी अपनी मौसी से कहती थी, मौसी मैं तो तगड़ी हूं ही, मुझे इतना तगड़े होने की क्या जरूरत है, इतना खाने पीने की क्या जरूरत है, मैं तो ठीक हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है मुझे। तभी उसकी मौसी कहती है, नहीं, तुम जल्दी से जल्दी खाओगी तो जल्दी जवान हो जाओगी, जल्दी जवान होगी तो अच्छा लगेगा। पिंकी कहती है, अच्छे लगने की क्या बात है, जवानी तो जब आएगी, हर इंसान की आती है, वो अपने समय से आएगी, जल्दी जवान होने की क्या जरूरत है। लेकिन उसकी मौसी उसके ऊपर खूब ध्यान देती थी, उसको खूब खिलाती पिलाती थी और देखते ही देखते 1 डेढ़ साल के अंदर ही, जैसे ही वो 14वां 14.5 साल की जैसे ही होती है, पिंकी बिल्कुल फुल जवान हो जाती है। उसे देखने से कोई नहीं कह सकता था कि ये लड़की 14.5 साल की है। वो देखने से 16-17 साल की लगने लगी थी। और जब 16-17 साल की वो लगने लगी थी, तो एक दिन पिंकी जब बैठी हुई थी, तो अपनी मौसी का बात करते हुए सुनती है कि किसी से फोन पर बात कर रही थी और कह रही थी कि हाँ, लड़की तैयार है, तुम्हें जब लेकर के जाना है तब लेकर के जाओ, लेकिन मैं पूरे 5 लाख रुपए लूंगी। जैसे ही पिंकी ये बातें सुनती है, तो पिंकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बिल्कुल उसके दिलो दिमाग में यही चलने लगता है कि जरूर मौसी मुझे कहीं ना कहीं बेचने की तैयारी कर रही है और बेचने के बारे में ही बात कर रही है। दोस्तों, तभी पिंकी एक दिन मौका पा करके, जब मौसी किसी काम में व्यस्त थी, पिंकी घर को छोड़ करके और भाग जाती है। भाग करके रेलवे स्टेशन आती है, एक ट्रेन आती है और उस ट्रेन में बैठ जाती है और कहीं भी इधर उधर धक्के खार करके उस ट्रेन में एक कोने में जाकर के उसको नींद आ जाती है और वो सो जाती है। और जब उसकी नींद खुलती है, तो बाहर खिड़की से वो झांक करके देखती है, तो रेलवे स्टेशन गाजियाबाद लिखा हुआ था। जैसे ही वो देखती है कि गाजियाबाद, उस ट्रेन से बाहर निकल जाती है और निकल करके उस प्लेटफॉर्म पर एक तरफ जा करके और वहां पर जाकर के बैठ जाती है। उसे इतना ज्यादा भूख लगा हुआ था कि कई लोगों से वो खाने के लिए मांगती है, लेकिन कोई उसे नहीं देता है। वो काफी परेशान हो जाती है, तब लोगों से भीख मांगने लग जाती है। जो वहां पर कुछ लोग थे, उनसे कहने लगती है कि भैया मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे कुछ खाना है, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। कुछ लोग मना भी करते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। जो अच्छे लोग थे उसको कुछ पैसे दे देते हैं, कुछ खाने पीने की चीजें दे देते हैं और वो खा पी करके वही स्टेशन के ऊपर अपनी जिंदगी काटने लग जाती है। उसको ऐसे उसी स्टेशन के ऊपर कई दिन बीत जाते हैं, वहीं एक कोने में कहीं ना कहीं वो सो जाती थी और वहीं स्टेशन पर मांग करके और लोगों से खाती रहती थी। क्योंकि वो कहाँ जाए, उसे देश दुनिया का कुछ भी पता नहीं था कि जाना कहाँ है, रहना कहाँ है, करना क्या है। वो 14.5 साल की लड़की को कुछ भी पता नहीं था। वहीं पर स्टेशन पर किसी भी तरह से अपनी जिंदगी काटने लग जाती है। तभी एक दिन एक व्यक्ति का नजर उसके ऊपर पड़ता है। वो उसके पास आता है, उसके नजदीक बैठता है और कहता है, बेटी तुम यहाँ पर कहाँ से आई हो, कौन है तुम्हारे माता पिता, तुमको 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ, तुम इसी यहीं पर पड़ी रहती हो, क्या करती हो तुम, क्यों यहाँ पर पड़ी हो। सारी चीजें जब उससे पूछने लगता है, तो पिंकी की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। पिंकी रोने लगती है और कहती है, अंकल मेरी ये कहानी है। वो पूरी कहानी जो उसके साथ हुआ था, सारी चीजें जब उस व्यक्ति को बता देती है, तो व्यक्ति उसके सिर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, बेटी तुम अपने आप को अकेला मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें छत दूंगा, मैं तुम्हें खाने का बंदोबस्त करूंगा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। पिंकी जब ये बातें सुनती है, ऐसी सहानुभूति की जब बात वो सुनती है, तो उसकी आंखों से और झरझर आंसू बहने लग जाता है और वो उस व्यक्ति के सीने से जाकर के चिपक जाती है। उसे काफी अपनापन जैसा महसूस होता है, उस व्यक्ति को वो अपना समझने लग जाती है और वो व्यक्ति उसके सिर के ऊपर हाथ रखता है, उसके सिर के ऊपर सहलाता है और कहता है, चलो बेटी तुम मेरे घर चलो। और उसको लेकर के अपने घर चला जाता है। घर ले जाकर के उसको नहलाता धुलाता है, कहता है अच्छे से नहाओ धो, उसको अच्छे कपड़े पहनने के लिए देता है, अच्छे खाने ले आकर के उसको देता है। वो खाना पीना खा लेती है और उसके बाद कहता है कि तुम आराम से सो। वहां पर एक बिस्तर पर खूब अच्छे नींद वो सोती है, क्योंकि कई दिनों से वो अच्छे से सोई तक नहीं थी। जब भी कहीं इधर उधर कोने में वो सोती थी,
कोई ना कोई आकर के उसको लात मार करके जगा देता था, कोई ना कोई वहां से भगा देता था। आज उसे भरपेट खाना भी मिला था, कपड़े भी मिले थे, नहाने धोने को भी मिला था और सोने को भी मिला था। उसे खूब अच्छी नींद आती है, वो पूरी रात खूब अच्छे से सोती है। जब उसकी नींद खुलती है तो सामने लगी घड़ी पर वो देखती है तो 10 बजने का समय हो रहा है। जैसे ही वो समय देखती है, अपने आसपास में उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उस व्यक्ति का वहां पर कोई भी अता पता नहीं था, कहीं भी नहीं दिखता है। तो काफी बेचैन से हो जाती है, काफी परेशान से हो जाती है, इधर उधर वो ढूंढने उसको लग जाती है। तभी उसे सामने से दरवाजे से वो व्यक्ति आते हुए दिखता है। उसके साथ में एक महिला भी थी, 47-48 साल की एक महिला थी, जो भद्दी सी देखने में लग रही थी। वो मुंह से पान चबा रही थी और दोनों आपस में बातें करते हुए उसके नजदीक आते हैं। जैसे ही वो आता है तो लड़की कहती है, अंकल आप कहाँ चले गए थे? मैं काफी देर से आपको ढूंढ रही थी, मैं काफी परेशान हो रही थी कि आप मुझे इस तरह से छोड़ करके कहाँ चले गए। तभी वो व्यक्ति कहता है कि बेटी, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था और उस काम को निपटाने के लिए मैं गया था। वो कहता है कि बेटी, ये जो मेरे साथ महिला है, इनका नाम है लीलाबाई। इनका कोई भी संतान नहीं है, ये बेचारी अभागन है, आज तक इन्होंने संतान का सुख नहीं पाया है। ये चाहती हैं कि तुम्हें अपनी बेटी बनाना और तुम्हें गोद लेना चाहती हैं। काफी सुख रहेगा तुम्हें, काफी हंसी खुशी से इनके साथ तुम रहोगी, दुनिया की सारी चीजें तुम्हें ले आकर के देंगी, इन्हें पैसे रुपए का इनके पास कोई कमी नहीं है और ये तुम्हें अपना गोद लेकर के बेटी बनाना चाहती है। जैसे ही पिंकी ये बातें सुनती है, वो कहती है, अंकल मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, आप क्या मुझे अपनी बेटी बना करके नहीं रख सकते हैं? तभी वो व्यक्ति कहता है, नहीं बेटी, मैं परिवार वाला हूँ, मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता हूँ। इनके साथ जाओ, तुम्हें हर तरह की खुशियां मिलेंगी, इनके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, इनका कोई संतान भी नहीं है, ये तुम्हें बेटी बना करके रखेंगे। तभी जो पिंकी है उस महिला की तरफ जब नजर डालती है तो महिला उसे काफी बुरी लगती है, क्योंकि वो महिला मुंह में पान चबा रही थी और उसकी उसकी शक्ल देखने के बाद ही ऐसा लगता था कि वो माँ की तरफ तो बिल्कुल ही नहीं थी। उसके तरफ वो देखती है, तभी वो जो लीलाबाई होती है कहती है, हाँ बेटी, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी, तुम्हें अपनी बेटी बना करके रखूंगी, तुम्हें कुछ किसी भी तरह का कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, तुम मेरे साथ चलो। अब पिंकी करती भी क्या करती, जब जिस व्यक्ति के साथ वो आई थी, वो व्यक्ति ही जब मना कर दिया था अपने साथ रखने के लिए, तो कहाँ कहाँ वो ठोकरें खाएगी। मजबूरन वो तैयार हो जाती है जाने के लिए और कहती है, ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तभी वो उस व्यक्ति से कहती है, अंकल बाथरूम किधर है, मुझे बाथरूम जाना है। वो इशारा करता है दाहिने की तरफ, कहता है वो बाथरूम है, वहां चली जाओ। और पिंकी उठ करके बाथरूम चली जाती है। जैसे ही वो बाथरूम जाती है और बाथरूम से निकल करके आने वाली होती है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देता है। वो जो महिला लीलाबाई थी और जो व्यक्ति था, दोनों आपस में बातें कर रहे थे। लीलाबाई कह रही थी कि अरे तुमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया यार, मैं तो खुश हो गई, इतनी खूबसूरत लड़की तुम कहाँ से पकड़ कर लाया? मेरे पास हजारों लड़कियां हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की तो आज तक कोई मेरे यहाँ नहीं आई है। इसके तो कितना भी मुंह मांगी रकम मैं मांगूंगी, उतने रकम मिलेंगे। तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया, बहुत बड़ा तुमने काम कर दिया। ये दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। वो महिला उसको कहती है, तू जितना पैसा मांगा था उसके डबल ट्रिपल तुझे पैसा दूंगी, मैं आज बहुत खुश हूँ। ये सारी बातें जब पिंकी सुनती है तो पिंकी के पैरों तले जमीन खिसक जाता है, पिंकी की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और पिंकी सोचने लगती है कि जिस चीज से मैं भाग करके आई थी, फिर वही चीज मेरे सामने आ गई, उसी जंजाल में मैं फंस गई और वो वहां से भागने की कोशिश करती है। ये लोग बातें कर रहे थे, तभी वो धीरे से वहां से निकल करके और जैसे ही भागने के लिए बाहर निकलती है, बाहर 2-3 लोग खड़े होते हैं, गाड़ी खड़ी होती है, वो दोनों तीनों पिंकी को पकड़ करके और गाड़ी में बैठा लेते हैं। और जैसे ही वो लोग गाड़ी में बैठाते हैं, वो जो महिला लीलाबाई होती है वो भी आकर के गाड़ी में बैठ जाती है और उसके बाद गाड़ी ले करके और पिंकी को वहां से चल देती है। वहां से तकरीबन कुछ किलोमीटर चलने के बाद वो लोग अपने उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जिस जगह को बेस्या बाजार कहा जाता है, जहां पर धंधे वालियां रहती हैं, जहां पर धंधा होता है, उस जगह पर ये लड़की पहुंच जाती है। जब वो वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि कुछ लड़कियां हैं जो अधनंग कपड़े पहने हुए और अलग तरीके के वेशभूषा में हैं। वो दूसरे लोगों को, जो रोड पर चलते हुए लोग थे, उनको इशारा कर करके, गंदे गंदे इशारे कर करके लोगों को बुला रही थी। गंदे गंदे तरीके से कपड़े पहनी हुई थी, उनका कपड़ा देखने से साफ जाहिर होता था कि ये काफी गंदी औरतें हैं और ये धंधा करने वाली औरतें हैं। जब ये सब चीजें वो देखती है
तो उसकी आंखों से और फूट फूट करके आंसू बहने लग जाते हैं। वो रोने लगती है और कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं ऐसे जगह पर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं इसी चीज से बचने के लिए मैं घर से भागी थी और फिर आप लोग मुझे इस जगह पर फंसा दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके पैरों पर पड़ रही हूँ। जो उसके साथ लीलाबाई के साथ जो 2-3 मुसलंदे थे, वो उस लड़की को घसीट करके और अंदर लेकर के चले जाते हैं। अंदर जैसे ही लेकर के जाते हैं, वहां पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रोजी। लीलाबाई उस रोजी से कहती है कि रोजी, इसको संभालो, इसको सुधारो और यहाँ के जो तौर तरीके हैं वो सारी चीजें इसको सिखाओ। इसके 3-4 दिन के बाद ही इसकी नथ उतराई का रस्म होगा और तब तक इसको हर चीज में इसको अच्छी तरीके से सिखा दो, क्या चीजें यहाँ पर कैसे होती हैं। और फिर उसके बाद रोजी उसको लेकर के पिंकी को चली जाती है और पिंकी को सारी चीजें समझाने लगती है। पिंकी रोती रहती है और कहती है, बहन मुझे किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना है। रोजी कहती है, बहन तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती हो, एक बार जो यहाँ पर आ जाता है वो मौत के बाद ही यहाँ से बाहर निकल सकता है, जिंदा तो निकलना मुमकिन ही नहीं है। इसलिए जैसे लीलाबाई कह रही है उसी तरीके से तुम काम करने लग जाओ। यहाँ पर जब पहली बार कोई लड़की आती है, जो कमसिन लड़की जिसकी उम्र 15, 16, 17 साल होती है, वो जब आती है तो पहली बार उसकी नथ उतराई का रस्म होती है और उसमें लाखों रुपए ये लीलाबाई कमाती है। इसलिए तुम्हारा 3-4 दिन के बाद नथ नथ उतराई का रस्म होगा। तुम्हें जो भी खरीदेगा और उसके बाद तुम्हारे साथ वो शारीरिक संबंध उस रात को बनाएगा, उसके बाद तुमको फिर इस धंधे में उतार दिया जाएगा। ये जब बातें रोजी को वो कहती है तो रोजी वहां पर दहाड़े मार मार करके रोने लगती है और सोचने लगती है कि देखो मेरी जिंदगी क्या थी, मैं मेरे माता पिता कैसे थे, आज मेरी पूरी जीवन तहस नहस हो चुकी है। और ये सोच सोच करके वो रोने लगती है। थोड़ी ही देर के बाद उसके पास खाना लेकर के आती है रोजी और कहती है कि बहन ये खाना खा लो। पिंकी खाना नहीं खाती है, खाना को उठा करके फेंक देती है और दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। तभी लीलाबाई उसके पास आती है और उसको 2 चपाट लगाती है और कहती है कि खाना खा लिया कर, तेरे खाना नहीं खाने से यहाँ पर कुछ भी घटने बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर तेरे शरीर के साथ थोड़ा भी कुछ होगा और तेरे शरीर में थोड़ा भी कोई कमी होगा, कोई दिक्कत परेशानी हुआ, तेरी सुंदरता अगर खराब हुई तो तुम्हें बोटी बोटी काट दूंगी। मैं तुम्हें पैसे दे करके खरीद के लाई हूँ और जितने पैसे मैंने खर्चा किया है उससे 10 गुना ज्यादा मुझे पैसे कमाने हैं, इसलिए मैं तुझे लेकर के आई हूँ और शरीर के साथ किसी भी तरह का अगर तू खिलवाड़ करेगी तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस तरह से लीलाबाई उसको कहती है और इतना डांटने के बाद उसको थप्पड़ लगा करके वहां से चली जाती है और पिंकी वहां पर फूट फूट करके रोती रहती है। अगले दिन पिंकी सुनती है कि कुछ कर्जदार उसके पास आते हैं, कुछ कदरदान लोग आते हैं जो बाहर लीलाबाई से बातें करते रहते हैं। लीलाबाई का डिमांड था 70 लाख रुपए उसकी नथुथराई का और जो लोग आता था वो 30, 40 लाख, 50 लाख रुपए तक देता था। इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे करते करते उसके 1 हफ्ते बीत जाते हैं। 1 हफ्ते के बाद एक बहुत बड़ा व्यापारी आता है और लीलाबाई से कहता है कि लड़की को मुझे मुझे दिखाओ। लड़की को बुलाया जाता है, पिंकी को बुलाया जाता है और जैसे ही वो पिंकी को देखता है वैसे ही लीलाबाई से कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो पैसे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसकी नथ मैं ही उतारूंगा। दोस्तों, 70 लाख रुपए लीलाबाई को पेमेंट कर देता है और कहता है कि इसको ले जाओ और इसे दुल्हन की तरह से सजाओ। आज आज की रात मैं इसके साथ अपना सुहाग रात मनाऊंगा। दोस्तों, लीलाबाई अपनी जो रोजी होती है, रोजी से कहती है इसको ले जाओ, इसको अच्छे तरीके से तैयार करो और कमरे में सेठ जी के साथ इसको भेजो। रोजी वगैरह जो भी वहां पर लड़कियां होती हैं पिंकी को ले जाती हैं, खूब सजाती हैं, उसे दुल्हन की तरह से तैयार किया जाता है और तैयार करके उसको उस कमरे में भेज दिया जाता है। थोड़े ही देर के बाद वो सेठ वहां पर पहुंचता है, दरवाजे को बंद कर देता है और जैसे ही सेठ दरवाजा बंद करके उसके पास पहुंचता है, जो पिंकी थी, पिंकी उसके पैरों पर गिर जाती है, फूट फूट करके रोने लगती है और कहती है, साहब मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने ये कभी काम नहीं किया है, ये मुझे काफी बुरा काम लगता है, मैं मजबूरी में यहाँ पर मुझे लोग जबरदस्ती ये लोग लेकर के आ गए हैं, मैं तो इस काम से भागी थी, इसी काम से छुटकारा पाने के लिए मैं घर छोड़ करके भागी थी, लेकिन फिर मुझे इन लोगों ने अपने चुंगल में फंसा करके और यहाँ लेकर के आ गए हैं। मैं ये सब काम नहीं करती हूँ साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी बेटी की तरह से हूँ, आपके पैरों पर गिर रही हूँ। तो सेठ उसको देखता रहता है और कहता है कि इतने सारे पैसे मैंने खर्चा किया है तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़े,
मैंने 70 लाख रुपए खर्चा किया हूँ, मेरे 70 लाख रुपए का क्या होगा। तभी पिंकी फुट फुट करके रोती है और कहती है, साहब मेरी उम्र अभी 14.5 साल ही हुई है, मैं इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ, आप कृपया मुझे छोड़ दीजिए। जैसे ही वो 14.5 साल कहती है, वो सेठ और भी खुश हो जाता है और कहता है, और भी अच्छी बात है, तुम 14.5 साल की हो, और भी मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ रात बिताने में। और तुम्हें देखने से तो ऐसा नहीं लगता है कि तुम 14.5 साल की हो, लेकिन अगर हो तो ठीक है, अच्छी बात है। और इतना कहने के बाद वो उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। पिंकी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहाँ बचने वाली थी उसके चुंगल से। वो तो जो जानवर की तरह से उसके साथ टूट पड़ता है और पूरी रात उसको नोचता रहता है, पूरी रात उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता है। और जब पूरी रात खत्म हो जाती है और जब उठता है शारीरिक संबंध बना करके, तो पिंकी की हालत ये हो गई होती है कि पिंकी बिस्तर से उठने के लायक नहीं थी, वो अपने आप उठ भी नहीं पा रही थी। वो जब चला जाता है तो कुछ औरतें आती हैं, रोजी आती है और कुछ औरतें आकर के पिंकी को किसी तरह से उठाते हैं। लीलाबाई आती है और रोजी से कहती है, इसको लेकर के जाओ और इसको खूब अच्छे तरीके से नहलाओ धुलाओ, और नहलाने धुलाने के बाद इसको ले आकर के बिस्तर पर इसके लेटा देना। 4-5 दिनों तक इसको आराम करने दो, इसको खाना पीना वगैरह सब कुछ यहीं पर देते रहना। दोस्तों इसके बाद उस दिन उसकी नथ उतर जाती है। उसके बाद फिर वो धंधे में शामिल हो जाती है, उन्हीं धंधे में जो धंधा वहां की सारी औरतें करती थी। दोस्तों इसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है और तकरीबन उसको 3 साल बीत गए। 3 साल में जो रोजी है उसकी काफी खूबसूरत सहेली बन चुकी थी। रोजी के साथ वो अपने दिल की सारी बातें करती थी, दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल जाते हैं। और वो भी अब जो पिंकी थी वो भी वहां के माहौल में घुल मिल जाती है, वहां के हिसाब से अपने आप को सेट कर लेती है। 3 साल के बाद एक दिन रोजी उसके पास भाग करके आती है और कहती है, पिंकी चलना चलते हैं, वहां पर जो हॉल है, हॉल में कुछ लड़कियां नाच गाना कर रही हैं, वहां पर हर दिन नाच गाना वगैरह होता है, हम भी चलते हैं, हम भी नाचते गाते हैं। वहां पर जो कदरदान लोग आते हैं काफी पैसे देते हैं, काफी रुपए देते हैं, चल हम भी वहां पर चल के नाचते गाते हैं। पिंकी कहती है, नहीं, मैं बचपन में नाचती गाती थी, मेरे माता पिता को मेरा नाच गाना बहुत पसंद था। और इतना कहने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है। वो कहती है, नहीं रोजी, मैं नहीं जा सकती हूँ। लेकिन रोजी उसे पकड़ करके और जबरदस्ती अपने साथ लेकर के चली जाती है। दोनों के पैरों में, अपने भी पैरों में रोजी घुंघरू बांधती है और उसके भी पैरों में घुंघरू बांधती है, और रोजी नाचने लग जाती है और साथ में पिंकी को भी नचाने लग जाती है। जब वहां के तबले की ताल, हारमोनियम की आवाज जब पिंकी के कानों में जाता है तो पिंकी के पैर ऑटोमेटिक थिरकने लग जाते हैं। और पिंकी के दिलो दिमाग में 3 साल पहले वो जो पहली रात को उसके साथ जो हादसा हुआ था, जो पूरी रात उस सेठ ने उसके साथ जो अपराध किया था, पूरी रात उसके जीवन को तहस नहस किया था, वो उसके दिलो दिमाग में कौंधने लग जाता है। और वही बातों को याद करते करते वो जोर जोर से नाचने लग जाती है। इतना नाचती है कि जिसको देखने के बाद रोजी भी सोचने लग जाती है कि आखिर क्या बात हो गया, इतनी जोरों से नाचने लग जाती है। नाचते नाचते वो इतना मशगूल हो जाती है कि उसके पैरों की घुंघरू टूट जाते हैं, और जब घुंघरू टूट जाते हैं वो अचानक वहीं पर गिर करके और उसको चक्कर आ जाता है और नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो नीचे गिरती है, एक 24-25 साल का नौजवान लड़का अपनी हाथ उसके तरफ बढ़ाता है, और जैसे ही वो हाथ उसके तरफ बढ़ाता है, ऊपर जब उस लड़के को देखती है, वो लड़के का हाथ पकड़ लेती है, लड़का उसको ऊपर उठा लेता है। लड़का उसके आंखों में देखता रहता है। उसे देखने के बाद वो भी उसके लड़के की आंखों में काफी देर तक देखती रहती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। लड़का मुस्कुराता रहता है। तभी रोजी उसको पकड़ करके और लेकर के जाने लगती है, कहती है, चल चल यहाँ से चलते हैं। और फिर उसको वहां से अपने साथ खींच करके और रोजी लेकर के चली जाती है। पिंकी वहां पर चली जाती है, अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन पिंकी के दिलो दिमाग में यही चल रहा था कि आज जो लड़का जिसने मेरा हाथ पकड़ा है, जरूर आज रात को वो अब मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाएगा, वो जरूर मेरी बुकिंग उसके साथ ही होगी। और तभी थोड़ी देर में पता चलता है कि उस लड़के ने 2 लाख रुपए में आज रात के लिए उसको खरीद लिया है। थोड़ी देर के बाद लीलाबाई उसके पास आती है और कहती है कि अच्छे तरीके से दुल्हन की तरह से तैयार हो जाओ, 2 लाख रुपए में तुम्हें एक नौजवान लड़के ने खरीदा है। और जैसे ही वे बातें सुनती है, वो जाकर के तैयार होकर के और अपने रूम में बैठ जाती है। थोड़ी देर में वो लड़का वहां पर पहुंचता है, दरवाजे को बंद करता है और बंद करके वहीं पर बैठ जाता है। जो पिंकी थी, पिंकी उसको कहती है कि देखो, जो तुम काम करने के लिए आए हो, फटाफट अपना काम को निपटाओ और यहाँ से चलो,
मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे आराम भी करना है, मैं काफी थकी हुई हूँ। वो लड़का उसके नजदीक बैठ जाता है। पिंकी अपने गले से दुपट्टा उतार करके और साइड में रख देती है और कहती है, आ जाओ, जो करना है वो करो तुम जल्दी से। लेकिन लड़का दुपट्टा को फिर से उठा करके और उसके गले में टांग देता है और कहता है, क्या कर रही है तुम? तुम्हारे पास जो भी आएगा क्या इसी काम के लिए आएगा क्या? तो वो पिंकी कहती है कि फिर तुम यहाँ क्या मेरी आरती उतारने के लिए आए हो? तुमने इतना सारा पैसा खर्चा किया है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर पैसे देता है वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए, अपने आप को तृप्त करने के लिए आता है। तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? तुम भी इसी के लिए आए हो। नखरे मत करो और अपना काम करो, यहाँ से चलते बनो। तभी लड़का उसको काफी देर तक देखते रहता है और कहता है कि सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना ही इंसानियत नहीं है। हर व्यक्ति सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए नहीं आता है। मुझे तुम्हें देखना है, तुमसे कुछ बातें करना है, तुम्हारे बारे में जानना है। वो मुस्कुराने लगती है और कहती है कि मेरे बारे में जानने के लिए 2 लाख रुपए खर्चा किया है तुमने। और इसके बाद वो लड़का इसके तरफ देखता है, प्यारी सी मुस्कान मारता है और उसके बाद इसके तरफ देखता हुआ उससे पूछता है, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। ये कहती है, मेरे बारे में जानने की कोशिश मत करो। मेरी जो जीवन है काफी अस्त व्यस्त है और इसको जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम जिस काम के लिए आए हो करो और यहाँ से चलते बनो। लेकिन वो नहीं मानता है, इसके बारे में जानने लगता है, पूछने लगता है। जब बार बार ये पूछता है तो इसकी आंखों से भी आंसू बहने लग जाते हैं और वो अपनी सारी कहानी उस लड़के को बता देती है। लड़का पूरी कहानी जान जाता है और उसके बाद वो कहता है, ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। जब वो लड़का मैं जा रहा हूँ कहता है तो ये काफी परेशान हो जाती है कि लड़का 2 लाख रुपए देकर के सिर्फ मेरी कहानी सुनने के लिए आया था, मेरे जीवन के बारे में जानने के लिए आया था। वो काफी दंग रह जाती है और कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? वो कहता है, कुछ भी नहीं, जो मैंने किया अच्छा किया, मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद लड़का चला जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर आता है वही लड़का। कुछ दिनों के बाद क्या, एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन फिर उसके पास आता है और फिर 2 लाख रुपए दे करके उसकी बुकिंग करता है। और फिर उस जब कमरे में पहुंचता है तो लड़की जो पिंकी होती कहती है, तुम पागल हो या क्या हो? 2-2 लाख रुपए दे करके आते हो और तुम कुछ भी नहीं करते हो। तुम इंसान हो या क्या हो? ऐसी बातें जब वो बोलता है तो कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ इस तरह से शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहता है। मैं तुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब ये बातें पिंकी सुनती है तो कहती है, देखिए, ये गलत बातें हैं। इस तरह से आप किसी के जज्बातों के साथ मत खेलो। कोई भी व्यक्ति वेश्या के साथ शादी नहीं करता है, उसे अपना पार्टनर नहीं बनाता है, उसका अपना जीवन साथी नहीं बनाता है। आप इस तरह की बातें मत करो। आपको जो करना है करो और चले जाओ। तभी वो उसकी तरफ देखता रहता है। उसकी आंखों से भी आंसू बहता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सारी चीजें जान चुका हूँ और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें भी कभी भी धोखा नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाऊंगा। क्या तुम तैयार हो? जैसे वो ये बातें कहता है, पिंकी उसके अपने गले से लगा लेती है और फूट फूट करके रोने लगती है और कहती है, यार, तुमको इंसान कहूं या भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। और जब ये बातें वो कहती है तो वो कहता है कि मुझे थोड़ी देर अपनी गोद में सुला सकती हो क्या? पिंकी उसके सिर को अपने गोद में रख लेती है और काफी देर तक उसके सिर को सहलाती रहती है और दोनों काफी देर तक प्यार की बातें करते रहते हैं, शादी के बारे में कहते रहते हैं। और तभी वो लड़का कहता है कि पिंकी, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें इस जंजाल से निकालना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरा सहयोग करोगी? पिंकी कहती है, कैसे मुझे निकालोगे? वो कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मेरे पास उपाय है। और मैं, तुम क्या यहाँ से निकलना चाहती हो? पिंकी कहती है, क्यों नहीं निकलना चाहूंगी? आपके जैसा इंसान पाकर के आपके साथ रहना कौन नहीं चाहेगा? मैं तो आपको अपने पति के रूप में देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ। चाहे दुनिया की किसी भी जगह आप लेकर के मुझे जाना चाहते हैं, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और इतना कह करके पिंकी की आंखों से आंसू बहने लग जाता है। पिंकी भी रोने लगती है और वो लड़का जो जिसका नाम हर्ष था, हर्ष भी रोने लगता है। दोनों काफी देर तक रोते हैं और फिर हर्ष वहां से चला जाता है। कहता है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन कभी कभी आऊंगा और तुम्हें लेकर के जाऊंगा। दोस्तों, हर्ष चला जाता है, उसका 1 हफ्ता बीत जाता है। पिंकी उसके बारे में सोचती रहती है और कहती है कि देखो, ऐसे ही आया था, वो टाइम पास करके चला गया, कहाँ से वो मुझे यहाँ से बचा करके ले जाएगा? और यही बातें उसके बारे में सोचती रहती है। लेकिन ये भी सोचती रहती है, कितना अच्छा, कितना नेक इंसान है, कितना चाहता है, कितना प्यार करता है। इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी कभी उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया। यही बातें सोचती रहती है। 1 हफ्ता जैसे ही बीत जाता है, 7 दिन बीतने के बाद 8वें दिन अचानक से उस जो जो एरिया था, जो कोठा था, उस कोठे के ऊपर पुलिस का छापा पड़ता है।
पुलिस चारों तरफ से उस कोठे को घेर लेती है और ताबड़तोड़ एक्शन करने लग जाती है। तुरंत लीलाबाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सभी लड़कियों को इकट्ठा कर लिया जाता है। जब पिंकी ये देखती है तो काफी दंग रह जाती है और सोचती है कि आखिर ये क्या हो गया। तभी वहां पर पुलिस वालों के साथ उसे हर्ष दिखाई देता है। जैसे ही वो हर्ष को देखती है बिल्कुल बेचैन हो जाती है। हर्ष उसको इशारा करता है। हर्ष कहता है कि मैंने ही ये सब कराया हुआ है, तुम चिंता मत करो। पिंकी हर्ष के नजदीक जाती है और कहती है, हर्ष तुमने ये क्या कर दिया? तुम तो ये मुझे यहाँ से निकालने वाले थे, लेकिन तुम तो और मुझे फंसा दिए। ये पुलिस वाले पकड़ करके लेकर के जाएंगे तो मुझे जेल में बंद कर देंगे और कहीं इधर उधर डाल देंगे। तुम मुझसे कैसे शादी कर पाऊंगी? तुमसे कैसे हम लोग एक साथ रह पाएंगे? तभी हर्ष कहता है, तुम परेशान मत हो, मैंने सारी चीजें पुलिस वालों को बता दिया है, तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया हूँ। पुलिस वाले तुम्हें कहीं नहीं लेकर के जाएंगे, हम दोनों यहाँ से साथ में चलेंगे। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है और उस लड़की के पास आता है, पिंकी के पास, कहता है कि तुम्हारा ही नाम पिंकी है, क्या तुम्हें हर्ष से प्यार करती हो? क्या तुम्हें ही हर्ष निकालना चाहता है? पिंकी कहती है, जी सर। हर्ष वहां नजदीक पहुंचता है, कहता है, सर यही है पिंकी। जबरदस्ती इन लोगों ने पिंकी को अपने चंगुल में डाल करके रखा है। काफी नेक लड़की है, काफी अच्छी लड़की है, ये नहीं यहाँ रहना चाहती है। तभी इंस्पेक्टर हर्ष की तरफ देखता है और हर्ष से कहता है कि क्या तुम पिंकी से शादी करोगे? हर्ष कहता है, हाँ साहब, मैं पिंकी से शादी करूंगा और पिंकी को अपनी जीवन साथी में बनाना चाहता हूँ। सिर्फ एक जन्म नहीं, मैं 7 जन्म तक के लिए इसे अपनी पत्नी मानना चाहता हूँ। इतनी बातें जब पिंकी सुनती है तो पिंकी के आंखों से भी आंसू बहने लग जाता है। वो हर्ष के गले लग जाती है और तभी जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है दोनों के सिर पर हाथ रखता है और कहता है, जाओ जाओ और अब पति पत्नी बनकर के अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। हर्ष पिंकी को लेकर के वहां से निकलने लगता है। जो उसकी जो सहेली रोजी थी, रोजी के भी आंखों में आंसू होता है। रोजी भी पिंकी को वहां से खूब हंसी खुशी से विदा करती है और कहती है, जो हर्ष था, हर्ष से कहती है, जीजा जी मेरी बहन को, मेरी सहेली को हमेशा खुश रखिएगा। और वहां पर और भी जो लड़कियां थी सब पिंकी को खूब अच्छे तरीके से वहां से विदा करती हैं। उसके बाद हर्ष पिंकी को लेकर के अपने घर आ जाता है। हर्ष एक बहुत बड़े व्यापारी का, बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। उसके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। कई सारे बंगले थे, कई सारे उसकी दुकानें थी, कई सारी चिमनियां वगैरह थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो घर लेकर के आ जाता है और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। वो ये नहीं बताता है कि मैं इसको यहाँ से लेकर के आया हूँ, और वो कहता है, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और मैं इसे अपना जीवन साथी, संगी बनाना चाहता हूँ। उसके पिताजी पहले तो ना नुकुर करते हैं, लेकिन जब बेटे की जिद के आगे पिताजी भी हार मान जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम इसके साथ अपना जीवन निर्वाह कर सकते हो तो करो, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद एक जो कोठी होता है उस कोठी को पिताजी अपने बेटे हर्ष के नाम कर देते हैं। हर्ष उस कोठी में अपनी पत्नी के साथ काफी हंसी खुशी से रहने लग जाता है। कुछ दिन जब बीतते हैं तो हर्ष अपनी पत्नी से, पिंकी से कहता है कि पिंकी, मेरा एक दोस्त है, मेरा जिगरी यार है और उसकी जीवन भी काफी अस्त व्यस्त है। उसके जीवन में भी उसके माता पिता ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसकी एक बहन थी, वो भी उसको छोड़ करके कहीं चली गई। अकेला है बेचारा, काफी दुखी रहता है। आज चलो तुम्हें अपने दोस्त से मिलाता हूँ। दोस्त को अपने बुलाता है। उसका दोस्त थोड़ी देर के बाद जब आता है और पिंकी जैसे उस दोस्त को देखती है, पिंकी की आंखों से आंसू बहने लग जाता है, क्योंकि वो दोस्त कोई और नहीं था। वो जो दोस्त था वो पिंकी का अपना ही भाई था। जैसे वो भाई पिंकी को देखता है, दौड़ करके पिंकी के गले लग जाता है और कहता है, बहन तू कहाँ थी आज तक? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं मौसी के पास भी गया था, लेकिन मौसी ने कहा कि वो कहीं भाग गई है। तुम कहाँ थी? मुझे बताओ सारी चीजें। तभी पिंकी पूरी कहानी अपने भाई को बताती है और जब उसका भाई पूरी कहानी सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाता है और कहता है, बहन तुम्हारे साथ बहुत गलतियां हुई, बहुत पाप हुआ है। अगर मैं उस दिन तुम्हें छोड़ करके और शहर कमाने के लिए नहीं गया होता तो शायद ये चीजें नहीं हुई होती। और इसके बाद पिंकी अपने भाई के सिर पर हाथ रखती है और कहती है, भैया जाने दो, जो कुछ भी जिंदगी में लिखा हुआ था सब हुआ, लेकिन अच्छा यही हुआ कि ऐसा पति, आपके दोस्त जैसा ऐसा पति मुझे मिल गया है, इतना प्यार करने वाला मिल गया है। अब मुझे दुनिया से कोई शिकायत नहीं है। और इतना कहने के बाद वो अपने पति के गले से लग जाती है। ऐसे ही समय काफी अच्छे तरीके से कट रहा होता है। तभी एक दिन पिंकी अपने पति हर्ष से कहती है कि देखिए, मेरे माता पिता का सपना था कि मुझे पढ़ा लिखा करके एक अधिकारी बनाना चाहते थे वो लोग, और मैं भी बचपन से चाहती थी कि पढ़ लिख करके मुझे एक अधिकारी बनना है। लेकिन बाद में मेरे माता पिता के जाने के बाद मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। मैं चाहती हूँ कि अब फिर से अपने सपनों को जीऊं और
अपने माता पिता के सपनों को साकार करो। तभी उसका पति कहता है कि फिर जो तुम करना चाहती हो तुम करो, मेरा साथ है तुम्हारा, तुम्हारे सिर पे मेरा हाथ है, तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत होगी सारी चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा, तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम जो करना चाहती हो करो, जितना पढ़ना चाहती हो पढ़ो, अभी कौन सा तुम्हारा समय बीता है, अभी तो तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, अभी तो 17-18 साल ही उम्र हुआ है, अभी से भी तुम पढ़ाई स्टार्ट कर दोगी तो तुम अपनी सफलता को पा सकती हो। और जैसे ही ये पति का साथ उसको मिलता है, वो अगले दिन ही जाकर के एडमिशन करा लेती है। 8वीं क्लास पास करके वो 9th क्लास में पढ़ रही थी और फिर से जाकर के वो 9th क्लास में एडमिशन करा लेती है। 9th 10th करती है, 11th 12th करती है और फिर जैसे ही वो ग्रेजुएशन में चली जाती है, ग्रेजुएशन के साथ ही वो यूपी पीसीएस का तैयारी करना शुरू कर देती है। ग्रेजुएशन 3 साल के बाद जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है और अगले साल यूपी पीसीएस का एग्जाम देती है और पहले ही अटेम्प्ट में पीसीएस क्लियर करके वो एसडीएम बन जाती है। जैसे उसके पति को पता चलता है कि जो पिंकी है एसडीएम बन चुकी है, उसका पति काफी खुश हो जाता है, अपनी पत्नी को अपने गोद में उठा लेता है और जैसे उसके भाई को पता चलता है कि मेरी बहन एसडीएम बन गई है, वो भी भाग करके आता है और कहता है कि बहन, जो तुमने आज किया है इसको जानने के बाद मेरे माता पिता जहां भी होंगे उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। और ये सारी चीजें जो उसका पति हर्ष होता है अपने माता पिता को बताता है और उस दिन अपने माता पिता को सारी कहानी बताता है कि ऐसी ऐसी लड़की है, ये धंधे करने वाली लड़की थी और इसके साथ शादी किया हूं मैं। पहले नहीं बताया था अपने माता पिता को, लेकिन जब उस दिन बताता है तो पहले तो उसके पिताजी काफी नाराज होते हैं, लेकिन जब इस बेटी के संघर्षों को देखते हैं तो उसके पिताजी भी काफी खुश हो जाते हैं और पिंकी के सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देते हैं और उसे अपना बहू स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद पिंकी एसडीएम बन करके अपना पदभार ग्रहण कर लेती है और पति पत्नी काफी हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं। अपने भाई का हमेशा सपोर्ट करती है, भाई का भी काफी अच्छे तरीके से एक अच्छी दुल्हन देख करके शादी करती है, अपने भाई के लिए कई सारे बिजनेस वगैरह भी कराती है और भाई भी काफी अच्छे तरीके से काफी हंसी खुशी से रहने लग जाता है। और थोड़े दिनों के बाद जो पिंकी थी और उसका पति दोनों मिल करके एक बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं। समय बीतता है और 1 साल के बाद पिंकी और हर्ष का एक बेटा होता है, परिवार में खुशियां आ जाती है और हंसी खुशी से पति पत्नी अच्छे तरीके से रहने लग जाते हैं। दोस्तों, ये थी एक लड़की के संघर्षों की कहानी। आपको अगर की कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।